स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमागण एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। गोस्ट हंटिंग कई लोगों के लिए गोस्ट हंटिंग एक करियर ऑप्शन की तरह होता है और आपने से आगे देखा होगा कि गोस्ट हंटर्स के ही सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स होते हैं सुपरनेचुरल पावर से। मैं तो मेरे सारे गोस्ट हंटर दोस्तों को सैल्यूट करता हूं, जैसे सागर भाई हो गए, दीपक भाई हो गए, जो लोग ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस पे जाकर उनको एक्सप्लोर करने की हिम्मत करते हैं। मैंने एक बार की थी, डमेलोज हाउस में गया था और वहां जाते ही मुझे तो ऐसी खतरनाक सेंसेशन आ गई थी ना, फीलिंग आ गई थी कि भाई साहब ये जगह पर तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और मैं और मेरे साथ जो मेरे लोग थे, मेरी टीम थी, मैंने उन सबको मना कर दिया कि कोई भी इस घर के अंदर पैर नहीं रखेगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, मेरे तो सिक्स सेंस पहले ही बोल गया था कि इस घर के अंदर नहीं जाना है। उसका ना एक डोम है, डोम शेप्ड का उसका एंट्रेंस है। दिन में 2 बजे हम वहां पर गए थे और उस एंट्रेंस के अंदर थी डार्कनेस, बिल्कुल पिच ब्लैक अंधेरा था। ऐसी धूप के अंदर बाहर आप 10 मिनट खड़े रहो तो जल रहे थे, लेकिन उस गेट के जस्ट अंदर रोशनी, आप जानते हो, आसानी से अंदर जा सकती है और बहुत ज्यादा डार्कनेस थी। और उस डार्कनेस ने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि तू अंदर मत आना। लेकिन जो हमारे घोस्ट हंटर दोस्त होते हैं वो इन छोटी मोटी वार्निंग से नहीं डरते हैं, और अगर उन्हें किसी नई हॉन्टेड लोकेशन की टिप मिल जाए फिर तो कहने ही क्या है। और कुछ ऐसे ही हमारे 2 गोस्ट हंटर दोस्तों के साथ, जिनका नाम था जीशान और दानिश। जब से इन्हें याद था, दानिश और जीशान हमेशा साथ ही थे। ये कहने को बस खून के रिश्ते से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन थे दोनों भाई और दोनों का एक ही जुनून था, पैरानॉर्मल दुनिया और उसको एक्सप्लोर करना। जहां दूसरे लोग पुरानी जगहों पर चीखती हुई आवाजों को सुनकर भाग जाते थे, जब उनके शरीर पे कोई ठंडी हवा का झोंका आए तो घबरा जाते थे, वहां ये दोनों उस हिस्ट्री के, उस मिस्ट्री के और करीब जाते थे। ये थे गोस्ट हंटर्स इन ट्रेनिंग। सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये गोस्ट हंटर्स थे। पुरानी मिल्स, बंद पड़े हुए कब्रिस्तान, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई बंजर हवेलियां और सुनसान पड़े हुए खंडर घर इनके शिकार थे। हाथ में लिए हुए EMF डिटेक्टर, नाइट विजन कैमरास और दिल में एक चाहत किसी अननोन से मिलने की, उसकी छुपी हुई मिस्ट्री को समझने की। और इसीलिए उन्होंने अपना एक YouTube चैनल भी शुरू किया था, डर एक सोच। और वो अपने जितने भी एक्सप्लोरेशंस थे जो उन्होंने किए थे अभी तक, उन्होंने शायद इससे पहले, इस इवेंट से पहले शायद 3-4 एक्सप्लोरेशंस किए थे और उनके वीडियोस उन्होंने अपने चैनल के ऊपर डालना शुरू किए थे और लोगों का उनको रिस्पांस भी मिलना शुरू हो गया था। पर जितने भी लोकेशंस उन्होंने एक्सप्लोर किए थे, एज सच उनको कोई सेटिस्फाइंग नहीं मिला था और उन्हें अभी भी तलाश थी किसी असली, किसी खतरनाक जगह की, जहां पर वाकई में वो किसी सुपरनेचुरल पावर से सामना कर पाए। तभी एक दिन उनकी ऑफिशियल मेल आईडी पर एक मेल आता है जिसमें सेंडर ने लिखा हुआ था कि भाई, अगर तुम वाकई में किसी असली हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंटल गांव बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके पास में एक हवेली है। ये हवेली कई सालों से बंद है और लोग कहते हैं कि इस हवेली में कुछ है। भाई, अगर तुम लोगों में दम है ना तो इस हवेली के अंदर जाके दिखाओ, लेकिन जाना सिर्फ रात में, क्योंकि दिन में तो वहां पर कुत्ते भी घूमते रहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट था ये इनको उकसाने वाला था और लास्ट में जो उसने लाइन लिख दी थी ना, आप समझ सकते हैं वो एक घोस्ट हंटर का ईगो हर्ट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इस चैलेंज को इन्होंने आड़े हाथों लिया और वैसे भी घोस्ट हंटर्स तो नई नई लोकेशन की तलाश में रहते ही हैं और इनको मिल गई थी एक अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन। इन्होंने भी अपनी रिसर्च शुरू की और ये पहुंचे उस जगह पर रैकी करने। गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों से उन्हें पूछताछ की उस हवेली के बारे में। एक बूढ़े आदमी से मिले तो उसने कहा भूत नहीं है वो। उन्होंने उसे कंधे पर हाथ रखा और बोला वहां एक जिन्न रहता है, जाने कितने दशकों से या फिर कितनी सदियों से। वो जगह उसकी है और वहां पर कोई नहीं जा सकता है। उन्होंने उस आदमी से भी बातचीत की और गांव के और भी लोगों से उन्होंने कहानियां सुनी उस हवेली के बारे में, गुमशुदा बच्चों की, जो कई सालों पहले बच्चे गायब हो गए थे, आसपास के घरों और गांवों से गायब बकरों की और उनकी कटी फटी लाशों की,
जो उस हवेली के बरामदे में लोगों को मिली। एक मुएजिन जो कुरान की आयतें पढ़ता हुआ उस हवेली के अंदर गया था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो अपने होश में नहीं था। उसकी आंखें पथरा चुकी थी और एक अजीब सी जबान में वो कुछ बोलने की कोशिश करता था, जैसे उसके दिमाग को किसी ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया। वहां के लोगों का कहना था कि ये हवेली दिन में कुछ और है और रात को कुछ और। कहानियां सुनने के बाद दोनों दोस्त दिन में ही उस हवेली को एक्सप्लोर करने गए। ये हवेली गांव के खेतों से थोड़ा दूर पेड़ों के बीच में छुपी हुई थी, जहां पुरानी टेढ़ी मेढ़ी झाड़ियां बनी हुई थी और उनमें एक पतली सी पगडंडी बनी हुई थी। ये पगडंडी भी सिर्फ इसलिए बनी हुई थी कि आसपास के गांव के लड़के दिन के टाइम पर वहां पर आ जाया करते थे। ये हवेली 3 मंजिल की थी, जो घर कम और एक खंडर ज्यादा थी। जर्जर दीवारें, उन दीवारों से निकले हुए पेड़ और चारों तरफ से उस हवेली को पेड़ों ने घेरा हुआ था। हवेली के कुछ झरोखे जो थे वो जले हुए थे और अंदर जाके इन्होंने देखा तो हवेली के कई हिस्सों में दिन में भी अंधेरा था। दोनों ने अपनी रिसर्च और रेकी के बाद ये फाइनल किया कि 2 दिन के बाद वो लोग इस हवेली में आएंगे और वो भी रात को। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब ये रात को आएंगे तो इनके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये सुनेंगे हम इस कहानी में आगे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल स्टोरी है या फिर कोई रियल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। और इसी के साथ साथ अगर आपने हमारी यक्षिणी द कर्स ऑफ डिजायर बुक नहीं पढ़ी है तो अभी से चेकआउट करें, क्योंकि आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को मिस कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। वो दोनों रात को करीब 9 बजे के आसपास उस गांव में पहुंचे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद की रोशनी उस हवेली पर पड़ रही थी और दूर से ही उस हवेली का कुछ हिस्सा उन्हें दिखाई दे रहा था। जिस तरह की सेटिंग उस सीन में थी वो हवेली देखने में ही डरावनी लग रही थी, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इनके अंदर तो था एक एक्साइटमेंट। उन्हें ये फील आ चुकी थी कि उनका ये वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि उस हवेली को देखकर ही क्रीपी फीलिंग आ रही थी। ये दोनों उस पतली पगडंडी से अपनी बाइक लेकर उस हवेली के बाहर पहुंचे। बाइक बंद करके उन्होंने अपना बैग उतारा। जीशान ने कैमरा सेट किया। सारा सामान सेट करने के बाद जीशान ने दानिश के कंधे पे हाथ रखा और बोला, चल भाई आज एक जिन को पकड़ते हैं। आज का वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है, मेरे को पहले से ही फीलिंग आ रही है। दानिश भी तैयार था। दोनों ने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो हवेली की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो दानिश की नजर एकदम से हवेली की छत पर पड़ी और उसे हवेली की छत पर कुछ दिखाई दिया। दानिश ने जीशान से बोला, भाई मुझे यार यहाँ ना कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। एक काम करें, किसी और दिन यहाँ पर आए। जीशान घूमकर बोलता, तू कैसी बात कर रहा है यार, तुझे कब से डर लगने लग गया? दानिश ने बोला, भाई डर की बात नहीं है, लेकिन अभी अभी मैंने उस हवेली के छत पर कुछ देखा है। एक अजीब सा साया, इंसान की तरह दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। तो जीशान हंसते हुए बोलता है, कहाँ देखा, जल्दी बता। चल सबसे पहले वहीं चल के शूट करते हैं। उसकी बात सुनकर दानिश बोलता है, भाई मेरी बात मान, मुझे यहाँ सही फीलिंग नहीं आ रही है, आज का शूट कैंसिल करते हैं। जीशान बोलता है, भाई एक काम कर, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना तो तू यहीं पर रुक, मैं अंदर जाके आता हूँ। और इतना बोलकर वो अपना कैमरा और टॉर्च उठाकर हवेली की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ सेकंड्स में ही वो हवेली के अंदर था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा दोस्त है जो बचपन से साथ में बड़ा हुआ है और उसने अपने दोस्त को आज अकेले जाने दिया। लेकिन उसने अकेले उसे क्यों जाने दिया ये भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अंदर जाकर जीशान हवेली को एक्सप्लोर करने लगा। वो दिन में भी हवेली के अंदर आए थे, लेकिन इस टाइम रात में हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। ग्राउंड फ्लोर पर उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, कुछ भी नहीं था, पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। बस दीवारों पर कुछ चीजें बनी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई भी पुरानी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर आपको दिल बने हुए और दिलों के अंदर नाम लिखे हुए तो जरूर मिल जाएंगे। रमेश लव्स पिंकी, सीमा लव्स मुकेश और ऐसे ही बहुत सारे नाम। वैसे आप लोगों ने ऐसे कोई नाम पढ़े तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इसके बाद वो उस बिल्डिंग की पतली पतली सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है और वहां पर एक्सप्लोर करता है। वहां पर कुछ टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था और उसके अलावा वहां पर और कोई सामान नहीं था। साथ साथ वो अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करते जा रहा था। फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करने के बाद सीढ़ियां चढ़ के वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा और सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर जैसे उसने दीवार पे टॉर्च मारी तो एक बार के लिए तो उसकी सांसें थम गई। दीवार पे लिखा था, जो अंदर आया वो कभी वापस नहीं गया। उसको देखकर थोड़ा घबरा गया,
उसने उसके बाद टॉर्च को दीवारों पर मारना शुरू किया तो हर दीवार के ऊपर अलग सी चित्रकारी हो रखी थी, अलग अलग से शेप्स बने हुए थे, कुछ डरावने थे, कुछ नॉर्मल थे। तभी उसे अचानक से दानिश की आवाज आती है, जीशान कहाँ है तू? वो पलट कर देखता है तो उसने जो आवाज सुनी वो ऊपर छत की तरफ से आ रही थी। वो बोलता है, दानिश? तो उधर से वापस आवाज आती है, हाँ जीशान मैं ऊपर हूँ, तू कहाँ है? थर्ड फ्लोर से उसे आवाज आ रही थी। उसे लगा कि शायद जब वो यहाँ पर फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहा होगा, दानिश की हिम्मत हो गई होगी और वो भी चढ़कर उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गया होगा और ढूंढते ढूंढते वो शायद थर्ड फ्लोर पर चला गया है। जीशान हंसते हुए बोलता है, अरे आ गया तो अंदर, क्या हुआ? बाहर डर लग रहा था क्या? इस बार जीशान को कोई आंसर नहीं मिलता है, बस एक सन्नाटा था जो छाया हुआ था। वो दौड़कर थर्ड फ्लोर पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो देखता है कि उस थर्ड फ्लोर के ऊपर की जो छत का हिस्सा था वो टूटा हुआ था और चांद की रोशनी खिड़कियों और उस टूटी हुई छत के हिस्से से कमरे के अंदर आकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। पूरे कमरे में सफेद भीनी भीनी रोशनी फैली हुई थी और ऐसा टॉर्च की जरूरत नहीं थी। वहां पहुंचकर वो दानिश को आवाज लगाता है, दानिश दानिश। पहले वो धीरे आवाज लगाता है लेकिन जब उसे कोई आंसर नहीं मिलता तो जोर से आवाज लगाता है, दानिश कहाँ है तू? और तभी उसे दानिश की आवाज बाहर से आती है, हाँ जीशान बोल क्या हुआ? जीशान चौंक जाता है कि आवाज बाहर से कैसे? तो बोलता है, अरे तू बाहर कैसे चला गया? तू तो अभी यहीं अंदर था। जीशान वेट कर रहा था कि दानिश का रिप्लाई आएगा लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो खिड़की से झांक के बाहर देखता है तो बाहर सिर्फ बाइक खड़ी हुई थी, वहां पर दानिश नहीं था। वो चारों तरफ देखता है, उसे दानिश कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था और तभी उसे उस कमरे में रखा हुआ एक मिरर दिखाई देता है। उस मिरर के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी और उससे एक अलग ही तरह का ग्लेयर बन रहा था। जीशान उस मिरर को देखता है और वहां जाकर उस मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी परछाई उस मिरर में बन रही थी। मिरर धूल से कवर्ड था लेकिन उसकी धुंधली परछाई उसको वहां पर दिखाई दे रही थी। वो ऐसे ही खड़ा होकर अपनी परछाई को देख रहा था कि तभी उसके पीछे दानिश थर्ड फ्लोर पर आता है। वो देखता है कि जीशान उस मिरर के सामने बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है। दानिश वहां पहुंचकर उसको आवाज लगाता है, जीशान, लेकिन जीशान उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता, जैसे जीशान ने दानिश की आवाज ही नहीं सुनी हो। वो एक और बार फिर से आवाज लगाता है, जीशान। और उसके बाद दानिश जो देखता है उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। उसने देखा कि जीशान तो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है लेकिन जीशान की जो परछाई उस मिरर के अंदर दिख रही है, उस मिरर में उसने आंखें झपकाई और गर्दन घुमाकर दानिश की तरफ देखा और फिर उसके बाद जो जीशान बाहर खड़ा हुआ था वो घूमकर दानिश की तरफ देखता और बोलता है, दानिश तू आ गया? जीशान चलकर दानिश की तरफ जा रहा था लेकिन दानिश जैसे जीशान दानिश के पास पहुंचता जा रहा था उसकी आंखें और बड़ी और चौड़ी फटती जा रही थी क्योंकि जीशान तो चल के आ रहा था लेकिन उसकी परछाई अभी भी वहीं उसी मिरर के अंदर खड़ी हुई थी। दानिश बिल्कुल शॉक्ड स्टेट में मिरर को देख रहा था और तभी अचानक से उस मिरर में से वो परछाई गायब हो गई। गायब होते ही वो होश में आया और अब जीशान उसके बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था और वो उसी शॉक्ड स्टेट में अब जीशान को देख रहा था। जीशान ने दानिश के चेहरे का एक्सप्रेशन देखे उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, क्या हुआ भाई, ऐसे क्या देख रहा है? तू तो ऐसा देख रहा है तूने जैसे मुझे पहली बार देखा हो। दानिश ने कांपते उस मिरर की तरफ इशारा किया और बोला, मैंने अभी उस कांच में कुछ बहुत अजीब देखा। जीशान मुस्कुराते हुए दानिश को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और बोला, इस घर में कुछ ना कुछ अजीब देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद जीशान सीढ़ियां उतरते हुए दानिश को बोलता है, आ जाओ दानिश, अपना काम हो गया है, अब यहाँ देखने को और कुछ नहीं बचा है। जीशान की बात सुनकर दानिश भी फटाफट से सीढ़ियां उतरकर उसके पीछे पीछे उस खंडर हवेली से बाहर आ जाता है। दानिश फटाफट से सारा सामान पैक करता है, अपना बैग उठाता है और बाइक पर बैठ जाता है और जीशान को बाइक पर पीछे बैठने को बोलता है। बाइक पर बैठने से पहले जीशान एक बार फिर से उस घर की तरफ घूमता है, उसको एक निगाह से पूरा निहारता है और उसके बाद वो पीछे बाइक पर आकर बैठ जाता है। दानिश उससे पूछता है, तूने अंदर की रिकॉर्डिंग की? तो जीशान बोलता है, हाँ रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं लेकिन दानिश के दिमाग में अब भी वही मिरर वाला सीन चल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा था वो रियलिटी थी या फिर वो सिर्फ उसका वहम था। वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि इससे पहले आज तक कभी उसने ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की थी। अपना बाइक चला रहा था तभी उसकी नजर बाइक के साइड मिरर पर पड़ती है जिसमें उसे जीशान का चेहरा दिखाई दे रहा था। जीशान की जो गर्दन थी वो यहाँ पे क्लियरली दिख रही थी। उसके गर्दन के ऊपर उसे एक अजीब सा निशान बना हुआ दिखाई दिया। निशान कुछ ऐसा था जैसे कुछ जली हुई गर्म चीज से किसी की स्किन पर आप ठप्पा मार दो तो वो एज इट इज छप जाता है और थोड़ा सा उभर कर लाल लाल सा वो हो जाता है। ये निशान कुछ अजीब सा था
दानिश ने पहले कभी जीशान की गर्दन पे वो निशान नहीं देखा था। उसने जीशान से पूछा, तुमने टैटू कब बनवाया अपनी गर्दन पर? उसकी बात सुनकर जीशान ने जवाब दिया कि भी 3 दिन पहले अम्मी के साथ दरगाह पे गया था, तो वहां पर अम्मी ने बनवाया था। ये हमारी खानदानी निशानी है। इसकी बात दानिश को कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि जीशान अपनी हर छोटी से छोटी बात दानिश से शेयर किया करता था। अगर वो 3 दिन पहले टैटू बनवाता तो उसे जरूर बताता, पर दानिश इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये क्या हो रहा है। पहले वो मिरर वाली बात, अब जीशान के गले पर बना हुआ ये निशान, वो चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा था और साथ साथ तो अपनी बाइक चलाए जा रहा था। फिर ये लोग अपने होटल रूम पर पहुंचे और उसके बाद अंदर जाते ही जीशान तो अब बिना कुछ बोले दानिश से वो अपने बेड पर जाकर सो गया। ना कोई बात की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इससे पहले जब भी किसी हॉन्टेड लोकेशन के ऊपर जाते थे तो आकर डिस्कशन किया करते थे कि ये फील हुआ, वो फील हुआ, रिकॉर्डिंग चेक करते थे। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया और सीधा कर वो बिस्तर पर सो गया। इधर उसके सोने के बाद दानिश ने कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करना शुरू की। उसने देखा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक की ही रिकॉर्डिंग हुई थी। थर्ड फ्लोर पर सिर्फ इतनी रिकॉर्डिंग थी जब उसे वो मिरर दिखाई दिया था। जीशान कैमरा लेकर मिरर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो कैमरे को लेकर मिरर के सामने खड़ा हुआ, उसके बाद उसने वो कैमरा डाउन कर दिया था और वो मिरर में खड़ा होकर सिर्फ अपने आप को ही देख रहा था। कि उसके चेहरे पर जो लुक था वो बहुत डिफरेंट था, जो दानिश को परेशान कर रहा था। उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो दानिश ने अपनी आंखों से देखा था। दानिश मिरर के रिफ्लेक्शन और जीशान की आवाज में छुपी हुई ठंडक को अब इग्नोर नहीं कर सकता था। उस मिरर में जो अक्स था उसने बहुत कुछ कह दिया था और दानिश को यह अंदाजा लग गया था कि मेरा भाई, मेरा दोस्त जीशान नहीं है, ये कुछ और है। उस रात के बाद से दानिश ने जीशान पे नजर रखना शुरू कर दिया। एज अ गोस्ट हंटर दानिश इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन उसने इतने केस स्टडीज की थी कि अब जो कुछ भी उसकी जिंदगी में चल रहा था वो उसको रिलेट कर पा रहा था। जहां पहले जीशान दानिश के साथ साथ रहता था, अब वो उससे अलग रहने लगा, या फिर ऐसा कहो कि वो एक अलग दुनिया में रहने लगा। उसकी लैंग्वेज के अंदर कुछ नए वर्ड्स ऐड हो गए थे उर्दू के, जैसे कि वो कहीं का शहजादा हो। उसने अब मैं बोलना बंद कर दिया था और वो हर चीज में हम बोला करता था। एक दिन ये दोनों दोस्त मिले और दानिश ने जीशान से कहा, भाई बहुत दिन हो गए, चल आज मटन बनाते हैं। जीशान भी रेडी हो जाता है और ये दोनों दोस्त उस दुकान पर पहुंचते हैं जहां से वो हमेशा मटन खरीद के लाया करते थे। दोनों वहां पहुंचते हैं और दानिश उस दुकान वाले से बोलता है कि भैया 1 किलो मटन तोल देना। जीशान दानिश की तरफ देखकर बोलता है, 1 किलो? बरखुद्दार, 1 किलो मटन से क्या होगा, कम से कम 5 किलो मटन होना चाहिए। उसकी बात सुनकर दुकानदार हंसते हुए बोला, आज क्या 10-12 लोगों की पार्टी कर रहे हो जीशान भाई? तो दानिश उस दुकानदार से बोला, अरे नहीं भाई, ये पागल हो गया है, हम 2 ही लोग हैं, ये आपसे मजाक कर रहा है। उसकी बात सुनकर जीशान गुस्से से दानिश की तरफ देखता और बोलता है, जबान संभाल के बात करो बरखुद्दार, वरना जमीन के 5 फुट नीचे गाड़ दिए जाओगे। इतना बोलकर जीशान वहां सामने पड़ा मटन का एक पीस उठाकर सूंघने लगता है और सूंघकर उस दुकानदार से बोलता है, ये मटन तो पुराना है, ताजा मटन दो। इधर दानिश जीशान की वो बात सुनकर थोड़ा सहम सा गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी जीशान ने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। खैर दानिश ने तो इस बात को टाल दिया, लेकिन उधर वो दुकानदार जीशान से भिड़ गया। उससे कहता है, पागल है क्या, आज का ही तो मटन है, तेरी नाक में क्या सेंसर लगे हुए हैं क्या जो तू बता सकता है कि ताजा मटन है पुराना मटन है? मटन लेना है तो ले, वरना यहाँ से रवाना हो। आ गए सुबह सुबह बॉनी के टाइम पे नौटंकी करने। इतना बोलते ही जीशान ने वो मटन का टुकड़ा शॉपकीपर को फेंक के मारा और बोला, गुस्ताख, बेअदब, बेमज़द, तुझे पता है तो किसके सामने हिमाकत कर रहा है? अब इतना सुनते ही वो दुकानदार ने अपना वो मटन काटने वाला चाकू उठाया और जीशान के ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ा। अब जीशान के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, वो एक एवरेज कद काठी वाला इंसान था जिसको कोई भी एक ठीक ठाक स्ट्रेंथ वाला आदमी कंट्रोल कर सकता था। और उधर अगर आप उस दुकानदार को देखो, उस कसाई को देखो, तो 6 फीट का हट्टा कट्टा जवान था। ये सीन देखकर दानिश घबरा गया, उसे लगा आज तो मरे भाई। और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही दानिश की आंखों के सामने उस कसाई को पकड़ा और एक हाथ से घुमाकर उस जमीन पे पटकनी दे दी। वो सीधा जमीन पे गिरा। उसके गिरते ही जो दुकान में 3-4 लड़के काम कर रहे थे वो आकर खड़े हो गए और उनको देखकर दानिश उनकी माफी मांगने लगा
और वो जीशान को पकड़कर बाहर ले जाने लगा, वो जीशान को धक्का मारने लगा। दानिश लगातार जीशान को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जीशान को टस से मस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दानिश किसी चट्टान को धक्का मार रहा है। और तभी जीशान दानिश का बाजू पकड़कर उसको साइड में कर देता है। दानिश उसकी स्ट्रेंथ को देखता रह जाता, उसके हाथ में एक अलग पावर थी, एक पुतले की तरह उसने दानिश को साइड में कर दिया। और तभी दानिश जीशान के चेहरे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था, एक अलग सा एक्सप्रेशन। वो होता है ना, जब आप किसी लड़ाके को एक मैदान में खड़ा कर देते हो और उसके सामने 4-5 लोग लड़ने को तैयार खड़े होते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन जीशान के चेहरे पर था, जैसे उसका चेहरा ये बोल रहा हो कि आज बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला है। जीशान की कदकाठी देखकर वो तीनों चारों लड़के और वो कसाई वापस से खड़ा होकर उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दानिश की आंखों के सामने सामने वो उन चारों पांचों को ऐसे पटकने खिलाता है कि उसे टच भी नहीं कर पाते हैं। और देखते ही देखते जीशान वो चाकू उठाकर कसाई की छाती के ऊपर बैठ जाता है उसे मारने के लिए। दानिश ये देखकर घबरा जाता है, वो जाकर जीशान को पकड़ता बोलता है, नहीं भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भाई छोड़ दे इसको, तुझे मेरी कसम है, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता। और इतना कहकर वो उसकी गर्दन पकड़कर खींचने लगता है। और तभी दानिश का हाथ जीशान की गर्दन पर बने उस निशान पर जाता है, और जैसे उसका हाथ उस निशान पर टच करता है, फटाफट से अपने हाथ को खींच लेता है, जैसे किसी गर्म चीज के ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया हो। लेकिन जैसे दानिश का हाथ उस निशान को टच करता है, जीशान एकदम से उस कसाई को छोड़कर खड़ा हो जाता है और बदहवास हालत में चारों तरफ देखने लगता है, जैसे जो कुछ भी हुआ वो उसको पता ही नहीं था। वो फटाफट से दानिश का हाथ पकड़ता है और उसको लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। और ये जो कुछ हुआ, इसको देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जीशान को रोक सके। वहां से निकलकर दानिश जीशान से पूछता है, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी तूने क्या किया आज हम मरते मरते बचे हैं, और ये तुझमें इतनी ताकत कहां से आई? जीशान उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद दानिश के दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो जलन, वो गर्मी। जब उसका हाथ जीशान के गले के उस निशान पर पड़ा था, तो उसे एक बहुत अलग फीलिंग वहां से आई थी। उसके दिमाग में एक सवाल छूट गया था, आखिर ऐसा क्या था उस निशान में जिसे टच करते जीशान नॉर्मल हो गया? और जिस जीशान को उसने आज देखा, वो जीशान नहीं था जिसे वो जानता था। दानिश को इतना तो समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, और जो भी कुछ है वो इस निशान में छुपा है। उस दिन के बाद से दानिश ने जीशान से थोड़ी दूरी बना ली, और वो ये ढूंढने में लग गया कि आखिर ये निशान क्या है और इसका राज क्या है। जो दानिश जीशान से रोजाना मिला करता था, उससे 2 से 3 दिन में सिर्फ एक बार मिला करता था, वो भी देखने के लिए कि वो ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जीशान जो था वो अपनी एक अलग दुनिया में था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दानिश उससे मिल रहा है या फिर नहीं। इधर दानिश ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी, और ढूंढते ढूंढते उसे फाइनली अपने सवाल का जवाब मिला। उसने पूरा इंटरनेट छाना और उसे एक इस्लामिक ओकल्ट मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो ओकल्ट साइंस होता है, उसकी एक किताब के एक पन्ने में वैसा ही निशान मिला। उस किताब के उस पन्ने में लिखा था कि ये निशान किसी को बांधने का निशान है, जिसे सिर्फ जिन्नों के शाही कबीले पर लगाया जाता है। उनमें से भी ये उन जिन्नों का निशान है जो कबीले के नियमों से बागी हो जाते हैं और इंसान के शरीर में घुस जाते हैं। वो उस इंसान की रूह को एक अलग डायमेंशन के अंदर, एक अलग दुनिया के अंदर बंद कर देते हैं। ये एक बिल्कुल सील्ड डायमेंशन या फिर रियाम होता है, जहां पर कोई एंटर नहीं कर सकता। और ये सील्ड डायमेंशन जनरली किसी पुराने शीशे, किसी पानी के चश्मे या पानी की भरी हुई शीशी के अंदर बनाया जाता है। ये सब पढ़ने के बाद दानिश का दिमाग घूम जाता है। आज उसे अपने उस सवाल का जवाब मिल गया था कि एकदम से जीशान के गले पर वो निशान कैसे आया। ये सब पढ़ने के बाद दानिश ने वापस से उस दिन की वीडियो फुटेज निकाली। उसने मेमोरी कार्ड निकाला, कंप्यूटर में लगाया तो देखा कार्ड फॉर्मेट हो चुका था। उसने वहां से आने के बाद उस कार्ड को कॉपी भी किया था। वो उसकी लोकेशन पर गया कंप्यूटर के अंदर, लेकिन देखा तो सारा डेटा गायब था। वो समझ चुका था कि ये काम जीशान ने किया है। दानिश पूरी तरह से परेशान हो जाता, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो कुछ ढूंढ सकता था तो उस वीडियो के थ्रू ढूंढ सकता था, लेकिन वो भी डिलीट हो चुका था। तभी उसे याद आता है उसकी अम्मी उसे एक पुरानी दरगाह पर ले जाया करती थी, जहां पर एक सूफी बाबा बैठते थे, सैयद बाबा। उसने डिसाइड किया कि कल वो उन बाबा के पास जाएगा और उनसे मदद मांगेगा। अगले दिन सुबह होते ही वो दरगाह पर गया उन बाबा के पास। जाकर उसने उनको इस्तकबाल यानी उनको ग्रीट किया, नमस्कार कहा,
और उनके सामने बैठा और वो कुछ बोलता उससे पहले उन बाबा ने कहा, जिस जिस्म को तू ढूंढ रहा है वो खाली है, उसमें रूह नहीं है, वो उस शैतान का नकाब है। बाबा की ये बात सुनकर दानिश शॉक्ड भी हो गया और साथ साथ वो रोने भी लगा और रोते हुए बोला, तो असली जीशान कहाँ है बाबा? उसके बाद उन बाबा ने दानिश को बिल्कुल अपने सामने बिठाया, उसके हाथ में पानी दिया और उससे कहा कि अपनी आंखें साफ करो। दानिश ने बाबा के कहने से अपनी दोनों आंखें साफ की। इसके बाद उन बाबा ने 2 गुलाब की पत्तियां निकाली और दानिश को अपनी आंखें बंद करने को कहा। इसके बाद उन्होंने वो दोनों गुलाब की पत्तियां उसकी आंखों पर चिपका दी और अपने इस तरह से दोनों अंगूठे उसकी आंख पर लगाए और ये दोनों उंगलियां इस तरह से उसके सिर पर लगाई और इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अब दानिश की आंखों पर अंधेरा छा गया था, बिल्कुल पिच ब्लैक, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखा गया बिकॉज उसकी आंखें इस तरह से बंद हो गई थी, बिल्कुल पिच ब्लैक हो गया था सब कुछ। और फिर अचानक से उसे बंद आंखों से एक रोशनी दिखाई दी, एक सफेद रोशनी जिसके ऊपर उसने फोकस किया और फोकस करते अगले मोमेंट पर वो वापस से उसी कमरे में बदल गई जहां पर वो और जीशान उस हवेली में गए थे। और दानिश की आंखों के सामने वही मिरर था। उस मिरर में कोई और नहीं, जीशान खड़ा हुआ था। वो रो रहा था और रोते हुए वो दानिश से बोल रहा था, वो मैं नहीं हूं, वो जिन्न है। इसके बाद दानिश को एक झटका लगा और फिर से सब कुछ ब्लैक हो गया। बाबा ने उसकी आंखों से वो दोनों पत्तियां हटाई और फिर दानिश ने आंख खोली और उसके बाद बाबा ने बोला, वो उस हवेली के शीशे में कैद है, लेकिन उसे छुड़ाना आसान नहीं होगा। उसे छुड़ाने के लिए तुम्हें वापस उस हवेली में जाना होगा और वो भी बिना उस जिन्न को बताए। अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। लेकिन मैं वहां जाके करूंगा क्या? दानिश ने बाबा से सवाल पूछा तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें सुराय जिन के नक्श लिखा हुआ एक तावीज दूंगा। तुम्हें वहां जाकर उस तावीज को उस शीशे के पीछे चिपकाना है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, किसी भी सूरत में उस जिन को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ये काम तुम्हें बहुत समझदारी और बहुत खामोशी से करना होगा। और हाँ, इस दौरान तुम्हें अपने दोस्त से भी दूर रहना होगा, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो एक जिन है। वो तुम्हारी सोच के अंदर घुस सकता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ सकता है और जो चाहे वो तुमसे वो करवा सकता है। दानिश बोलता है, हाँ बाबा, मैं आपकी बात समझता हूँ। इस चीज का सैंपल मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इसके बाद दानिश बनाता है प्लान। दानिश अपनी तैयारी में लग जाता है। वो बाबा से पूछता है कि क्या क्या चीजों की उसे जरूरत होगी, सारा वो प्लान बनाता है। और इस दौरान वो जीशान से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर वो जीशान से मिला तो उसको भनक लग सकती है और फिर वो अपने दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और करीब 4 दिन के बाद एक रात वो चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए उस हवेली पर पहुंचता है। उस हवेली की वाइब्स आज अलग थी। जैसे पिछली बार आया था वो अलग वाइब्स थी। आज ये हवेली बिल्कुल शांत सी थी। वो अपनी बाइक को कहीं छुपाकर खड़ी करता है ताकि किसी को अंदाजा ना लगे कि वो यहाँ पर है। चुपचाप वो सीधा 3rd फ्लोर पर पहुंचता है, उसी शीशे के सामने। वो शीशा बिल्कुल एक नॉर्मल पुराने शीशे की तरह लग रहा था। जीशान ने बहुत अच्छे से उस शीशे को देखा। थोड़ी देर तक खड़े खड़े वो उस शीशे के अंदर घूरता रहा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसे उसका भाई, उसका दोस्त जीशान उस शीशे में दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उस शीशे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दानिश एक नॉर्मल इंसान था और उसके पास शायद वो ताकतें नहीं थी जिससे वो उस शीशे में कैद जीशान को देख पाए। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद बाबा के कहे अनुसार दानिश ने वो ताबीज उस शीशे के पीछे चिपका दिया और उसने बस उसको पीछे चिपकाया था कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, दानिश ये क्या कर रहा है तू? उसने घूम के देखा तो पीछे जीशान खड़ा हुआ था, लेकिन वो जीशान नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, सफेदी आंखों से गायब हो चुकी हो, किसी ने उसकी आंखों के अंदर तक काजल भर दिया हो। उसको देख के दानिश तक पका जाता है और उधर से जीशान बोलता है, तुम्हें सच में लगा तुम मुझे रोक सकते हो? ये जिस्म मेरा है और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुनकर दानिश बोलता है, आज नहीं। दानिश पूरी तरह से तैयार था और उसने बाबा की दी हुई वो आयत पढ़ी, फा आयना तज़बून, जिसका मतलब होता है अब तुम कहां जाओगे। बाबा ने दानिश को पहले सब कुछ समझा दिया था। उन्होंने बताया तुम कितना भी तैयारी कर लो, कितना भी छुपा कर रख लो,
लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे पीछे पीछे वहां पहुंच जाए, क्योंकि ये उसका इस दुनिया में आने का रास्ता है और इतनी आसानी से वो उस रास्ते को बंद होने नहीं देगा। इसलिए इस चीज की तैयारी दानिश और बाबा दोनों ने कर ली थी। और इसीलिए ये आयत पढ़ने के बाद दानिश ने अपने साथ लाए स्पीकर में पूरी सुरह चला दी और जीशान संभल पाता तभी पीछे से वो बाबा निकल कर भी आ गए और उन्होंने जीशान के चारों तरफ एक घेरा बना दिया और वो भी अपनी आयतें पढ़ने लगे। इधर जीशान बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, लेकिन वो इन दोनों के बनाए हुए जाल में फंस चुका था और थोड़ी देर में जीशान का शरीर बहुत तेज तेज कांपने लगा। जैसे अगर आपने देखो किसी इंसान को फिट्स आते, जब मिर्गी का दौरा आता है, वैसे उसका शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और कांपते कांपते एकदम से चिल्लाया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना बोलते ही वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। जीशान अब बेहोश हो चुका था। उसके बेहोश होने के बाद बाबा ने दुआए नजत पढ़ी। इसके बाद वो बाबा उस शीशे के पास गए। उनके हाथ में कुछ राख थी। उस राख से उन्होंने शीशे के पूरे फ्रेम के ऊपर इस तरह से अपना हाथ चलाया और उसी राख से शीशे के बीच में अरेबिक लेटर्स के अंदर कुछ लिख दिया। वो शीशा, वो मिरर फिर से सील हो चुका था। थोड़ी देर के बाद जीशान को होश आया। जब वो उठा तो उसकी आंखों में आंसू था और उसकी आवाज में दर्द। वो दानिश को देख के बोलने लगा, मैं उस शीशे में था और वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। दानिश की आंखों से भी आंसू निकल गए थे। उसने जीशान को गले लगाया और गले लगा के बोला, हाँ भाई, मुझे पता है वहां क्या था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। शुक्र है मुझे बाबा मिल गए, अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जीशान ने उन बाबा की तरफ देखा और सीधा जाकर उनके पैरों में पड़ गया। बाबा ने जीशान को उठाया और कहा, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे तुम लोग यहाँ पर आए हो, वैसे कोई और भी यहाँ पर आ सकता है और ये कहानी दोहराई जा सकती है। एक काम करो, इस शीशे को जमीन के अंदर गाड़ दो। इसके बाद जीशान और दानिश ने मिलकर उस हवेली में कच्ची मिट्टी की जगह देखी। बाबा के बताए अनुसार दानिश जो था वो पहले से ही कब्र खोदने का मतलब सामान, फावड़ा वगैरह सब कुछ सामान जो होता है वो लेकर आया हुआ था और दानिश और जीशान ने मिलकर मिट्टी को खोदना शुरू किया। करीबन 2.5-3 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने 6-7 फीट गहरा एक खड्डा खोदा और उस खड्डे में उस मिरर को उल्टा करके दफना दिया। उसके बाद पूरा मिट्टी से उसको लेवल अप किया और उसके बाद उन बाबा ने वहां पर कुछ और मंत्र पढ़े और इसके बाद ये तीनों वापस लौटकर वहां से आ गए। जीशान वहां से आने के बाद मेंटल ट्रॉमा में था। उसको कई दिन लगे रिकवर होने में। रात भर वो सो नहीं पाता था। वो जब भी सोता था, आंखें बंद होते ही वो उसी जगह पर वापस पहुंच जाता था, एक बिल्कुल खाली काली जगह जहां पर कोई नहीं, वो अकेला भटक रहा है। धीरे धीरे अपने दोस्त दानिश और उन बाबा की मदद से जीशान इस ट्रॉमा से बाहर आया। जीशान के ठीक होने के बाद इन दोनों ने अपना चैनल डिलीट कर दिया और इन्होंने अपनी करियर लाइन बदल ली। अब ये आगे गोस्ट हंटर नहीं बनना चाहते थे। अपना सारा सामान इन्होंने OLX पर बेच दिया। लेकिन इसके बाद जीशान बिल्कुल ठीक रहा। दोबारा कभी उसको ना ये सपने आए और ना ही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ। जीशान खुशकिस्मत था कि उसको एक दोस्त मिला दानिश के रूप में, जो कि सिर्फ इसका दोस्त नहीं था, उसके लिए वो उसके भाई से बढ़कर भी था। क्योंकि अगर दानिश नहीं होता तो शायद हमेशा हमेशा के लिए जीशान उस शीशे में ट्रैप होकर रह जाता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोगों को भी ऐसा ही दोस्त मिले। ये थी कहानी जीशान और दानिश की दोस्ती की और उनकी एक जिन्न से लड़ाई की। और इसीलिए कहा जाता है, जिन जगहों के बारे में आपको कुछ पता नहीं हो, जिन ताकतों से आप लड़ नहीं सकते हो अकेले, उनके एरिया में जाकर उनसे छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये कहानी भी आपको यही सिखाती है कि चीजों के बारे में सुने, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको कोई इस तरह से इनवाइट करे कि आके आप इस हॉन्टेड लोकेशन को एक्सप्लोर करो, तो क्या आप वहां पर जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। मैं तो नहीं जाता हूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे इनविटेशन आते हैं कि आप यहां पर आकर देखो, यहां आपको फील होगा। मैं उनको साफ साफ मना कर देता हूं, क्योंकि मैं इन चीजों को समझता हूं। इतने लोगों के एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करता हूं, उनसे आपको चीजों को सीखने को मिलता है। ये थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।